नमस्कार। शासन के अंगों का अध्ययन करने के क्रम में आज हम न्यायपालिका के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गार्नर ने ये स्वीकार किया है कि बिना विधायिका के, बिना व्यवस्थापिका के समाज की कल्पना की जा सकती है, लेकिन बिना न्यायपालिका के एक सभ्य राज्य की कल्पना करना संभव नहीं है। न्यायपालिका न्यायिक प्रक्रिया की संरचनात्मक व्यवस्था है या संरचनात्मक अभिव्यक्ति मानी जाती है। और वस्तुतः ये बहुत सही कथन भी है, क्योंकि जब भी हम किसी राज्य के विकास या प्रगति का चरण या उसका स्तर देखना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम ये देखना होगा कि वहाँ न्याय व्यवस्था का स्वरूप कैसा है। न्याय व्यवस्था और न्यायिक संरचना मुख्यतः संविधान के अंतर्गत एक सुरक्षात्मक आधार, उस संविधान को, संविधान की व्यवस्था को, वहाँ उस व्यवस्था से जुड़े नागरिकों को और उनकी प्रक्रियाओं को प्रदान करती है। तो ये एक बहुत ही कहना चाहिए सभ्य राज्य के लिए बहुत आवश्यक और अत्यंत महत्वपूर्ण अंग के रूप में जाना जाता है। न्यायपालिका के जो मुख्यतः कार्य हैं, उन कार्यों के संदर्भ में हम देखें तो न्याय प्रशासन की व्यवस्था करना और आवश्यक होने पर कानूनों की व्याख्या करना। कानून का निर्माण व्यवस्थापिका करती है, लेकिन यदि कानून में किसी प्रकार का कोई की भाषा को लेकर, उसकी अभिव्यक्ति को लेकर, उसकी क्रियान्विति को लेकर अगर किसी प्रकार का कोई भ्रम है या किसी प्रकार का कोई दुविधा हो रही है तो उसकी व्याख्या का कार्य भी न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। संविधान की व्याख्या का कार्य भी न्यायपालिका करती है अधिकांशतः। और नागरिक अधिकार जो मौलिक अधिकारों के रूप में संबंधित देशों के नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं संविधान के अंतर्गत, उनकी सुरक्षा का कार्य भी, नागरिक अधिकारों की रक्षा का कार्य भी न्यायपालिका करती है। इसी प्रकार अभियोगों के निर्णय करना, नागरिकों में परस्पर किसी प्रकार का या नागरिकों में और सरकार में किसी प्रकार का कोई विवाद है तो उस विवाद का समाधान करने के लिए अभियोगों के निर्णय जो हैं वो भी न्यायपालिका के द्वारा किए जाते हैं। संघात्मक व्यवस्था की रक्षा करने का कार्य न्यायपालिका करती है। साथ ही साथ आवश्यक होने पर जो सरकार के सर्वोच्च अधिकारी हैं, उन अधिकारियों को मंत्रणा देना, परामर्श देने का कार्य भी न्यायपालिका करती है। इसी प्रकार व्यवस्थापिका संबंधी कार्यों के अंतर्गत व्यवस्थापिका के द्वारा संपादित कानूनों का मूल्यांकन जो है वो भी न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार और शक्ति के अंतर्गत कर सकती है। सरकार के कार्यों को औचित्य प्रदान करने का कार्य भी न्यायपालिका करती है। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका के कुछ अपने प्रशासनिक कार्य हैं, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया के संचालन के लिए, निर्धारण के लिए न्यायपालिका अपने स्तर पर कानून बनाकर उन प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए अधिकार का प्रयोग कर सकती है। अल्पवयस्कों की संपत्ति के निर्धारण के लिए संरक्षक की भूमिका भी न्यायपालिका की होती है। इसी प्रकार विभिन्न देशों में चुनाव से संबंधित निर्वाचन प्रक्रिया और निर्वाचन से संबंधित जो विवाद हैं, इन विवादों की अपील के रूप में भी न्यायपालिका की भूमिका होती है। अपील को सुनने और उसको समाधान करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की होती है। और न्यायपालिका वसीयतनामों, इच्छा पत्रों, संधि, समझौतों आदि की व्याख्या का कार्य भी करती है। तो इस प्रकार हम ये मान सकते हैं कि जहाँ कहीं भी संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में किसी प्रकार की दुविधा, संशय, कोई प्रश्न या परस्पर विवाद की कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके समाधान के लिए न्यायपालिका को एक मजबूत मंच के रूप में कार्य करना होता है। न्यायपालिका ये समस्त कार्य और उत्तरदायित्व का वहन तभी कर सकती है जबकि न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान की जाए।
एक तटस्थ और स्वतंत्र प्रकार की सर्वोच्च न्यायपालिका इन समस्त कार्यों की पूर्ति में पूरी तरह से सक्षम हो सकती है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए कुछ योग्यताओं का निर्धारण किया गया। जैसे पहली बात है कि न्यायाधीश जो है वो पूरी तरह से योग्य और सक्षम होने चाहिए। न्यायाधीशों की योग्यता और सक्षमता उन्हें सशक्त रूप में न्यायिक प्रक्रिया से जोड़ने का एक बहुत मजबूत आधार बनती है। न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन और भत्ते प्रदान किए जाएं ताकि न्यायाधीश किसी भी प्रकार के आर्थिक प्रलोभन से प्रभावित होकर न्याय प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके। न्यायाधीशों का कार्यकाल सुनिश्चित होना चाहिए और ताकि वो उन पर कार्यकाल के दौरान किसी प्रकार का दबाव न रहे। अगर उनका कार्यकाल किसी दूसरी इकाई के इच्छा या उसकी किसी प्रक्रिया पर निर्भर होगा तो न्यायाधीशों पर कार्य की दृष्टि से बहुत ज़्यादा दबाव रहेगा और वो स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में अपनी जो क्षमता है उसका प्रतिपादन नहीं कर पाएंगे। इसलिए न्यायाधीशों का कार्यकाल सुनिश्चित होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए और साथ ही साथ न्यायाधीशों की पदमुक्ति की जो व्यवस्था है वो इस प्रकार की होनी चाहिए जो किसी प्रकार से उनकी कार्यशैली को प्रभावित करने में सक्षम ना हो। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को न्यायपालिका के कार्यों को प्रभावित करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो ये अगर ये आधार तैयार किया जाता है तो उस आधार पे न्यायपालिका की भूमिका एक स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में स्थापित हो सकती है। न्यायाधीशों का चयन कैसे किया जाए? हमने ये तो देखा कि न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए न्यायाधीश योग्य होने चाहिए, क्योंकि न्यायाधीशों की योग्यता पर ही न्यायपालिका की सफलता निर्भर है। तो इसलिए योग्य न्यायाधीशों का चयन कैसे किया जाए? पहला उपाय है कि कार्यपालिका द्वारा नियुक्त होना चाहिए, या दूसरा है व्यवस्थापिका या विधायिका द्वारा नियुक्त होना चाहिए, या तीसरा है कि जनता के द्वारा उनका निर्वाचन होना चाहिए। लेकिन जनता के द्वारा यदि न्यायाधीशों का निर्वाचन किया जाता है तो ये तरीका न्यायाधीशों को राजनीतिज्ञ बना देगा, तो उनमें निष्पक्षता, तटस्थता और स्वतंत्रता नहीं रहेगी। अधिकांशतः देशों में कार्यपालिका के द्वारा योग्यतम आधार पर क्षमतावान, प्रतिभावान और अपने न्यायिक क्षेत्र के, विधि के क्षेत्र के योग्य व्यक्तियों को चुन करके और न्यायाधीश के रूप में मनोनीत किया जाता है। तो ये एक तरीका है जिसमें न्यायाधीशों को अधिकतम स्वतंत्रता और निष्पक्षता की पालना सुनिश्चित हो सकती है। न्यायपालिका का संगठन जो है वो पिरामिड की तरह से है। शिखर स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है और बाद में जितने स्तर पर भौगोलिक इकाइयाँ हैं उन सभी स्तरों पर अनेक आवश्यकतानुसार न्यायिक इकाइयों की स्थापना की गई है। सर्वोच्च न्यायालय में अधिकांशतः पीठ व्यवस्था होती है जो बेंच के रूप में कार्य करती है, तो इससे न्याय अधिक सुगम, सरल और त्वरित रूप में निर्धारित होता है। सामान्य और प्रशासकीय प्रकार के न्यायालयों की व्यवस्था भी की जाती है और साथ ही साथ जैसे पारिवारिक कोर्ट्स के रूप में या अन्य इसी प्रकार के श्रमिक के आधार पर या चल न्यायिक इकाइयों के रूप में न्याय व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए विशेषीकृत न्यायालयों की इकाई का गठन भी किया जाता है। न्यायपालिका की क्षमता में वृद्धि करने के लिए एक मुख्य सिद्धांत होता है जिसे हम कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने का, उसकी मौलिकता बनाए रखने का दायित्व जो है वो न्यायपालिका का होता है। तो न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों की वैधानिक जांच कर सकती है और संविधान के विरुद्ध पाए जाने पर, संविधान की भावना के विरुद्ध पाए जाने पर उन्हें अवैध घोषित भी कर सकती है।
तो एक प्रकार से संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए, संविधान की सुरक्षित रखने के लिए, उसकी मौलिकता को बनाए रखने के लिए न्यायालय जो है वो एक तीसरे सदन के रूप में कार्य करता है, जिससे वो नियंत्रण और संतुलन की प्रक्रिया में एक बहुत महत्वपूर्ण, शक्ति के नियंत्रण और संतुलन की प्रक्रिया में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम होता है। इस अधिकार का प्रयोग करते हुए न्यायपालिका मतभेदों का निवारण करती है। न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से संविधान के संघात्मक स्वरूप को सुरक्षित बनाए रखने की एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पूरी करती है। साथ ही साथ न्यायपालिका मतभेदों का निवारण करते हुए न्यायिक सर्वोच्चता की पालना और न्यायिक सर्वोच्चता की स्थापना करती है और एक संघात्मक शक्ति को सुदृढ़ करने का प्रयास इस न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के माध्यम से न्यायपालिका करती है। लेकिन न्यायपालिका के इस अधिकार और सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है कि इसमें न्यायपालिका इस तरह से सर्वेसर्वा हो जाती है कि वो लोकमत और लोकतंत्र की उपेक्षा करने लगती है। शक्ति पृथक्करण की धारणा के भी ये प्रतिकूल है, क्योंकि न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की तुलना में अधिक शक्तिशाली और सर्वेसर्वा हो जाती है और राजनीतिक प्रकार के निर्णय प्रक्रिया में न्यायपालिका शामिल हो जाती है। पुनरावलोकन का संवैधानिक अधिकार नहीं है, क्योंकि कई देश और संवैधानिक व्यवस्थाएं ये मानती हैं कि न्यायपालिका इस अधिकार का प्रयोग करके प्रगतिशीलता, देश की प्रगतिशीलता में बाधक बनती है और ये व्यवस्थापिका के एक तीसरे सदन के रूप में काम करती है, जो कि शुद्ध राजनीति का परिचायक हो जाता है। इसीलिए कुछ देश जो हैं वहाँ पर संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत, संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत न्यायपालिका के लिए न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन फिर भी न्यायिक पुनरावलोकन के इस न्यायपालिका को प्रदान किए गए न्यायिक पुनरावलोकन के इस अधिकार का महत्व है, क्योंकि ये संविधान की पवित्रता और उसकी मौलिकता को, उसकी सर्वोच्चता को बनाए रखने में सहायक है। ये जो संघीय व्यवस्था है, न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के संघीय ढांचे को सुरक्षित रखने का भी एक आधार सुनिश्चित करता है। साथ ही साथ कानूनों की वैधता पर एक प्रकार से पुनर्विचार सर्वोच्चता के आधार पर न्यायपालिका करती है। तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के इस कानून निर्माण और क्रियान्विति के कार्य की प्रक्रिया में स्वेच्छाचारिता का समावेश होने की लेश मात्र भी गुंजाइश नहीं होती। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने का एक आधार न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से सुनिश्चित होता है और न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से जो न्यायपालिका है वो नागरिक अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। और ये जो सारी प्रक्रिया है न्यायपालिका की, न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत, ये एक प्रकार से राजनीतिक दलबंदी से परे होती है। इसलिए इसमें राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय महत्व जो है वो सर्वोपरि होता है और इसीलिए ये न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार न्यायपालिका की प्रतिष्ठा, उसकी गरिमा और न्यायपालिका की सर्वोच्चता और स्वतंत्रता को एक तरह से सुरक्षित रखने का, मेंटेन करने का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार और साधन बन जाता है। तो न्यायपालिका सभ्य समाज के मूल्यांकन का एक बहुत सशक्त और व्यवहारिक मापदंड है। न्यायपालिका सुरक्षित और स्वतंत्र रूप में अपने कार्यक्षेत्र का निर्धारण और प्रतिपादन करे, इसके लिए विशेष प्रावधानों की आवश्यकता है, जिसका हमने अभी अध्ययन और अवलोकन किया। और साथ ही साथ न्यायिक पुनरावलोकन के रूप में विभिन्न संविधानों के द्वारा न्यायपालिका को जो एक बहुत महत्वपूर्ण और कहना चाहिए विशेष प्रकार की शक्ति अधिकार के रूप में प्रदान की जाती है, ये संविधान की सर्वोच्चता, संघीय व्यवस्था की मजबूती, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और
कानून की वैधता और संवैधानिक पवित्रता को बनाए रखने का एक बहुत व्यवहारिक, बहुत कारगर और बहुत महत्वपूर्ण साधन या माध्यम बनता है। धन्यवाद।